संभल में जो कुछ भी हुआ अब उस पर लीपा पोती हो रही है। मुसलमान जो चारों तरफ देश भर में अब सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, सब नहीं लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उनके लिखने का भी अब कोई फायदा नहीं है। नेता तब तमाम खामोश थे जब ये 12 घंटे दंगे हो रहे थे और मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था। ठीक ऐसे ही जैसे दिल्ली में 2 दिन तक 3 दिन तक दंगे होते रहे और केजरीवाल उस इलाके में जाने के बजाय एलजी के घर के बाहर धरना दे रहे थे। हर नेता ड्रामा कर रहा था, लेकिन उसमें अखिलेश यादव वाहिद एक ऐसा नाम है जिसने दंगा होते वक्त जब ये संभल में सब कुछ हो रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा कह दिया था कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, सरकार ने ये प्लान किया है, ये सारा प्लान योगी और मोदी का है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन बड़े बड़े नेता, मुसलमानों के बड़े नेता खामोश थे। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हकीकत है और ये आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, पहली रिपोर्ट हमारी जो संभल पर थी कामयाब हुई, सबूत उसके अंदर सारे मौजूद हैं, यूपी पुलिस के तमाम झूठ उसके अंदर खुल रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस का अभी भी यही कहना है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। लेकिन दोस्तों, बिना गोली चलाए संभल के 5 मुसलमान शहीद हो गए। ऐसा लग रहा है कि पुलिस कह रही है कि मजलूम जो है वही कातिल है, जिस पर जुल्म हुआ है वही कातिल है। वो 5 लोग अपनी जेब में बंदूक की गोली रख के गए थे और भीड़ में जाने के बाद उन्होंने गोली अपने आप को मार ली उठा के, या आसमान से गोली चली और उनको गोली लगी। सवाल यह है कि अगर यूपी पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो यूपी पुलिस की तरफ से क्या हिंदुओं ने गोली चलाई? यूपी पुलिस कहना क्या चाहती है? क्योंकि वहां के मुसलमानों में इतना दम नहीं है कि वो बंदूक लेकर कत्लेआम करना शुरू कर दें और फायरिंग करना शुरू कर दें। तवज्जो देने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि अगर मुसलमानों के पास पिस्तौल थी भी तो वो अपने ही 5 लोगों को क्यों कत्ल करेंगे? जिस तरह से यूपी पुलिस के बयान आ रहे हैं, जितने वो बयान दे रहे हैं और कड़े सख्त सवाल खड़े हो रहे हैं, और यूपी पुलिस की जो मंशा है वो साफ गलत जाहिर हो रही है। बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन सड़ा हुआ समाज मुसलमानों से इतनी नफरत करता है जितनी इजराइल फिलिस्तीनियों से करता है। भारत का भाजपाई समाज, सड़ा हुआ समाज, गंदा समाज, गूखोर समाज, पेशाब पीने वाला झुंड मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि जो शहीद संभल में हुए हैं उनकी तस्वीर को शेयर करके खुशियां मनाई जा रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, तो पहला ट्वीट में इस हिंदुवादी आतंकवादी का दिखाना चाहूंगा। हिंदुत्व नाइट नाम का एक आतंकी पेज है, जिस पेज को ट्विटर डिलीट भी नहीं कर रहा है, एक्स डिलीट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स जानता है कि भारत में बहुसंख्यक समाज को खुश करना है, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। हिंदुत्व नाइट के आतंकवादी इस पेज ने लिखा है, एक शहीद की तस्वीर को शेयर करते हुए, कि ये कुरान पढ़ने वाला था, 5 टाइम का ये नमाजी था, इसके बावजूद अल्लाह ने इसकी मदद नहीं की, क्योंकि ये योगी राज में पत्थरबाजी कर रहा था और फिलिस्तीन से लेकर यूपी तक अल्लाह छुट्टी पर है और आप खुद अपने कांड के जिम्मेदार हो। दोस्तों, अगर मैंने जवाब दिया इनके किसी भगवान का नाम लेकर, पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से इनके धार्मिक प्रोग्राम में बवाल हुआ है, कहीं भगदड़ हुई है, कहीं पंडाल गिर गया, कहीं जो भगवान बना हुआ शख्स था वही स्टेज से गिर गया, या स्टेज पर प्रभु श्री राम के नाम पर या फिर हिंदुओं के त्योहार के नाम पर जो अश्लील नचलियां नचाए कर इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वो तमाम चीजें बता और दिखा दूं तो इनके पिछवाड़े के छेद भिज जाएंगे, इनकी आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, इनको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे और ये मेरी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। इनकी औकात यही है कि इनके वाले ने अगर 60 साल की किसी लड़की से ब्याह किया तो वो सही है, लेकिन ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाएंगे।
ये वही लोग हैं कि इनके वाले के यहाँ इनके ग्रंथों और धर्म में अगर इनके गुरुओं ने और भगवान ने किसी 5 भाइयों ने एक ही औरत से शादी की, 5 आदमियों ने एक ही औरत रखी, तो उस पर इनको ओके ओके है। लेकिन अगर यहां पर एक मर्द 2 शादी कर ले मुसलमान, तो फिर से इनके पिछवाड़े भिच जाते हैं। वहीं इनके यहां कई ऐसे भगवान हैं जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि भाई वो फलाना है, उन्होंने जो है अपनी पुत्री पर ही उनका दिल आ गया था। लेकिन कोई मुसलमान इसका जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो ग्रंथ उनके हैं, वो धर्म उनका है। मुसलमान कभी किसी दूसरे के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करता। लेकिन ये सुअरों का झुंड इतना फ्री है कि इनको आदेश मिलता है, ये 2 रुपए के लिए देश में आग लगा देते हैं। एक तरफ संभल में जो 5 शहीद हुए मुसलमान हैं, उनकी मौत का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई को बेहतरीन बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है हमने नहीं मारा है, लेकिन मोदी भक्त कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया है। इसका मतलब पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि मोदी भक्तों को पता है कि योगी जी ने ही ये सब करवाया है। तभी तो पुलिस को अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। शहीद बिलाल के भाई ने मीडिया को, गोदी मीडिया को अपडेट दिया, इंटरव्यू दिया, और उन्होंने बताया कि उनका भाई तो रैली में भी नहीं गया था, दुकान गया था, और वापस आते में पुलिस ने सीधा उसे गोली मार दी। संभल हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक शख्स का नाम बिलाल था। बिलाल का परिवार हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आप बिलाल के भाई हैं, क्या हुआ था? मेरा भाई मोहम्मद अलीम, मेरा भाई सुबह दुकान पे जा रहा था, 8-8:30 बजे दुकान पे गए। उसके बाद खबर आई उनका गोली मार दी। पैसे निकालने जा रहे थे और सूट ले उनके गोली मार दी। चीज की दुकान? सूट की मार दी, लेडीज सूट की, रेडीमेड की। कहाँ पर थी? यहाँ पर इधर सुपर मार्केट डाकखाने के पास हमारा गोली मार दी जा रहे थे। फिर वो जामा मस्जिद के इलाके में कैसे पहुंच गए? जामा मस्जिद का इलाका, वो उधर से आ रहे थे दुकान बंद करके, वही दुकान पैसे वैसे लेके वापसी आ रहे थे रिक्शा में, उतरने वो भी रिक्शा वाले। उधर दूसरे शहीद नईम के भाई और रिश्तेदारों ने बताया कि उनके भाई की तो दुकान थी, वो तो दुकान से तेल और सामान लेने गया था और दुकान खोलने गया था। पता ये चलता है कि उसको गोली मार दी पुलिस ने। मिठाई की दुकान से आ रहा था, पतल्ला सरा में उसकी मिठाई की दुकान है। सही है? जी जी। पहले सर आपका नाम बता दीजिए। तस्लीम नाम है मेरा, इसका भाई हूँ मैं। नहीं, मेरा भाई है, बड़ा सगा। बड़ा सगा। क्या उम्र है? नहीं, क्या करता है? 35 साल की उम्र है और 4 बच्चे हैं उस पे। और मिठाई की दुकान है। अच्छा। वो जामा मस्जिद की तरफ से गोदाम पे से रिफाइंड का पीपा लेने जा रहा था। ठीक है। हाँ। तो कितने बजे क्या हुआ? नईम के साथ क्या हुआ? हमसे तो ये कह कर गया था दुकान खोलने जा रहा हूँ मैं। हाँ, गाड़ी पे। हाँ। फिर क्या हुआ? आपको क्या पता लगा? हमें ये पता चला ये गोली मार दी पुलिस ने। पुलिस की गोली मारी है 10 बजे, पौने 11 बजे की। पौने 11। आपका नाम क्या है? इरशाद हुसैन। मैं मामा हूँ लड़के का। जी। तो क्या पता लगा इरशाद भाई? वहाँ जो लड़के साथ में थे, वहाँ पे सीओ साहब वहाँ छोटे गेट पे थे, और सीओ साहब के इशारे पे सीओ साहब की कारस्तानी से गोली चली और वो यूपी पुलिस ने गोली मारकर 5 लोगों को कत्ल कर दिया और बार बार कह रही है कि हमने गोली ही नहीं चलाई। इन 2 खूबसूरत नौजवानों को देख लीजिए, एक का नाम अयान है, एक का नाम कैफ है। कैफ की उम्र 17 है, अयान की 18 है। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। मौत के आंकड़े 5 हो चुके हैं और डर यह है कि और आंकड़े बढ़ न जाएं। नरसंहार है, ये कत्लेआम है। सरकार के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तमाम विपक्ष की पार्टी ये साफ कह रही है। मेरे दोस्तों, जो आप जानते हैं और कई बार कह चुका हूं, हमारी जमीन हमसे छीनी जाएगी, हम विरोध करेंगे तो हम पर लाठी बरसाई जाएगी, और जब हम लाठी का विरोध करेंगे तो गोली मार दी जाएगी। गोली मारने के बाद हमारी लाश को नोचकर हमारे परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा और हमारे कत्ल का इल्जाम हमारे अपनों पर ही लगाया जाएगा। फिर अपनों के ही कत्ल का इल्जाम अपनों पर लगाकर उन अपनों को भी, मारे जाने वाले के अपनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जुल्म की
तमाम हदें पार हो चुकी हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि मुसलमान अपनी मस्जिदों से बेजार रहा, क्योंकि मुसलमान आज सोशल मीडिया पर नंगी लड़कियों की रील और नंगी लड़कियों के पिछवाड़े को देखने में व्यस्त है। कुछ मुसलमानों को लगता है कि सिर्फ 5 टाइम की हम नमाज पढ़ रहे हैं जाके, तो बस यही काफी है, भाई इसी में हमारा सब कुछ हो जाएगा। कुछ मुसलमानों को लगता है खबर वबर देखने से क्या फायदा, ये तो यूट्यूबर हैं, भोगते हैं पैसा कमाने के लिए, क्या हम तो अपना भाई काम करेंगे, सुबह शाम नारी खाएंगे, मस्त रहेंगे। ऐसे ही लोगों के जब सर में गोली लगती है तो फिर ये चीखते हैं। आपको पता है, ज़मीरी रिपोर्ट से पता ये चला है कि यूपी पुलिस ने सीधी गोली मारी है, जिससे बच्चों के सर में और सीनों में गोलियां लगी हैं। और जो कल आपने ये वीडियो देखी, जिसमें आप खुद देखिए कि यूपी पुलिस सीधा फायर कर रही है और यूपी पुलिस खुला झूठ बोल रही है इस तस्वीर के होने के बावजूद कि हमने फायरिंग ही नहीं की, सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये यूपी पुलिस की सामने से गोली देखिए, जो कि मुसलमानों के ऊपर इनकी हिम्मत है। यूपी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि सामने अगर हिंदू भीड़ हो तो लाठी चला सके। अब देखिए, वहां के जो एसपी है संभल के, कृष्ण कुमार, इस बंदे का भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और आप लोगों से अपील है कि याद रखिएगा भविष्य में, क्योंकि ये सरकार कयामत तक तो नहीं रहेगी। अब इनका बयान ये है, क्योंकि भाई इसकी भी मजबूरी है, आदेश ऊपर से है। अब एसपी साहब कह रहे हैं कि लगभग 2500 लोगों के खिलाफ अभियोग यानी एफआईआर हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जाएगी और सभी को जेल भेजा जाएगा। यानी पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को, मैं कहता हूं एसपी साहब, पूरे मोहल्ले को क्यों, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेल में डाल दो। हमें पता है सीए एनआरसी में वही आप करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना खुल के सामने आ गए हो तो खुला खुला बोलो कि हम पूरे संभल क्या, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेल में डालेंगे। कानून अब बराबर नहीं रहा है दोस्तों। जो संभल का प्रशासन और संभल की पुलिस जिस टोन में, जिस तेवर में बयान दे रही है, साफ लग रहा है आदेश ऊपर से ही है। प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था, उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीधे जामा मस्जिद, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है? हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है। तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के, 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के सर वेपन रिकवर हुआ। अभी आपने बताया एमुनिशन में 32 बोर और 15 बोर के कार्ट्रिजेस, तो वेपन में क्या रिकवर हुआ? वेपन भी वही है, जो 32 बोर 15 बोर इस तरीके की, बिल्कुल राइफल नहीं होती है, वो तमंचा होता है, कंट्री मेड। फिगर कुछ होगी टोटल जो वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल, दैट इज अ pellet gun and I want to state it very clear that pellet guns are not lethal weapons as long as it is not very close encounter where it is like जिन लोगों को हुए हैं अभी उनका क्या स्टेटस है? पीएम हो गया है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग होगी उसी के आधार पे जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ में क्या पता चला है कि उन्हें किसने बुलाया था? पत्थरबाज हैं, उन पत्थरबाजों से यूपी पुलिस अब कहानियां गढ़ रही है। कहानियों में कहानी ये देखिए हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है, जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कहते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे। तवज्जो चाहूंगा, कानूनी बात करते हैं। जब भी कोई मौका वारदात से चीजें मिलती हैं तो उस पर डायरेक्ट हाथ नहीं लगाया जाता है, उसको लैब जांच के लिए भेजा जाता है, फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं। लेकिन एसपी साहब इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि मीडिया को दिखाने के लिए वो चाकू हाथ में लिए हैं। अब उस चाकू पर एसपी साहब के फिंगरप्रिंट हैं और जिस चाकू पर और हथियार पर जिसके निशान होते हैं, क्रिमिनल उसे ही माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि जज साहब इस पर ध्यान देंगे।
कमाल की बात यह है कि कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनको अपने कांड को छुपाना है। लेकिन अब कुछ भी करें, कुछ भी हो, 5 जानें जो गई हैं वो वापस नहीं आई। एक और शहीद के भाई का बयान आया है सामने कि मारने के बाद लाश को धमकी देकर राजीनामा हमसे लिखवाकर बॉडी को अस्पताल ले गई पुलिस, और जब हम बॉडी के लिए अस्पताल गए तो हमें अस्पताल से भगा दिया। ये मुसलमानों की जान की कीमत है कि मरने के बाद भी हमारी लाश को चुरा लिया जाता है, हमारे अपनों की लाश को चुराया जाता है, और मारने के बाद भी हमें कब्र में सुकून से सोने नहीं दिया जाता है। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, शाबाश है तुम पर। तुम एक दूसरे से लड़ कर, एक दूसरे को गरिया गरिया कर, एक दूसरे से हसद कर करके आज इस जगह खड़े हो गए हो कि कोई भी कहीं भी खड़ा होकर तुम्हारे सर में गोली मार दे रहा है। आज हाल ये है कि ट्रेन में CISF का जवान, रेलवे पुलिसकर्मी मुसलमान महिला को, मुसलमान दाढ़ी वाले को देखकर मोदी, योगी और अमित शाह का नाम लेकर गोली मार देता है, और शासन, प्रशासन और मीडिया और गोदी मीडिया उसके बचाव में उतर कर आते हैं और कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब था। 3 महीने बाद रिपोर्ट से साबित होता है वो दिमागी तौर से बिल्कुल सही था, और उसको मुसलमानों के कत्लेआम का कोई भी मलाल नहीं है। तो अगर प्रशासन और पुलिस की मानसिकता ये है तो संभल में फिर कोई नया काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो खाकी वर्दी है इसी के अंदर RSS वाला इंसान है। लाशों को दिया नहीं जा रहा है, धमकी देकर राजीनामा करवाया जा रहा है। सुनिए। तस्लीम नाम पूरा मामला ये था, हमारे भाई को पता नहीं थी, इतनी लड़ाई हो चुकी है जहाँ मस्जिद के पीछे। हमारे भाई ने दुकान खोली, फिर सामान लेने चला गया, वो रिफाइंड का पीपा, मैदा वैदा, समोसों की दुकान है, मिठाई की छोटी सी दुकान है। तो अपने वो गाड़ी लेके गया था रिफाइंड का पीपा लेने, वो मुठभेड़ में पुलिस ने गोली मार दी। जी, आपको कैसे सूचना पता चली कि हाँ कि तुम्हारे भाई के गोली लग गई, तो हम भाग के गए तो कोई उठाने वाला नहीं था पुलिस के अलावा। पुलिस थी वहां पर, पुलिस ने जान नहीं दिया, तड़प तड़प के मर दिया, तड़प तड़प के मर गया। पुलिस ने जाने नहीं दिया पास को, वो बच सकता था। पुलिस अगर इशारा दे देती कि ले जाओ उठा के तो बच सकता था वो। पुलिस खुद भी लेके नहीं गया आपको? नहीं ले आन दिया, कोई एम्बुलेंस ना आई है, कोई कुछ नहीं आया, ऐसे मर गया तड़प तड़प। आप वहाँ पहुंचे थे? फिर वहाँ पहुंचे थे तो मर चुका था हमारा भाई। फिर हम अस्पतालों में ले फिरे, फिर कुछ नहीं हुआ। जब उसमें कुछ नहीं बचा था, टाइम हो गया ज्यादा। कौन से अस्पताल लेकर गए थे? सिरबिंजा गए थे, फिर और किधर गए थे, नखासे में। कितने 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 हॉस्पिटल? 2 गए। फिर बॉडी कहाँ है? बॉडी यहाँ से घर से ले गए, बोले चलो होगा, मतलब देखेंगे कितने कैसे हुआ, और हल्के से प्यार से निकाल के ले गए। और वहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी करी, लाते मार के हमें बाहर निकाल दिया। डेड बॉडी को इकला छोड़ दिया पुलिस के हवाले में, डेड बॉडी सरकारी अस्पताल में। हमें बदतमीजी करके निकाल दिया, डेड बॉडी के साथ 4 जने गए थे, चारों को भगा दिया। जी सर, सब पुलिस एक ही है ना, CO साहब आगे होंगे तो CO साहब का ही है ना, CO साहब नहीं मारी है। यूपी पुलिस कह रही है कि संभल में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगले ही दिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था। संभल पुलिस ने 5 मुसलमानों का नरसंहार करके, कत्ल करके ये शुरुआत की है। और आपको बता रहा हूं, इससे पहले शुरुआत जब हुई थी दिल्ली दंगों से, तो तभी आपको वार्निंग दे दी गई थी, और मैंने अपने उन दिल्ली दंगों की रिपोर्ट्स में कहा था कि ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब संभल से खतरनाक कांड हुआ है। बहुसंख्यक समाज के घर के छोटे बच्चे तक तलवारबाजी और हथियार इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, ऐसी वीडियोज वायरल होती रहती है। दोस्तों, अगले दिन क्या हुआ संभल में, महिला को भी, नजराना नाम की महिला को उसके घर में घुसकर पुलिस ने गाली गलौज करते हुए उसके घर में तोड़फोड़ मचाई, गुंडागर्दी करी। जैसे गुंडा RSS और भाजपाई जो लोग होते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, उग्र हरकतें करते हैं, पुलिस ने वही किया। महिला के घर घुसी और नजराना नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया। परिवार वालों का ये बयान
एबीपी न्यूज पर है। अम्मा, यहाँ से भी पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है, क्या नाम है? नजराना। बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है नजराना। और नंद भावजा घर में थी, मैं अपने नंद के घर को गई थी तो एक बाहर के किवाड़ देके और अंदर के किवाड़ देके घर में बैठ गई थी। हमें न पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये क्या नाम है, अंदर से बाहर के किवाड़ तोड़ के फिर अंदर को बढ़ गए, बाहर अंदर के किवाड़ तोड़ के फिर उसे लड़की को ले गए, मेरी नजराना को ले गए। और इसे भी लेके जा रहे थे तो ये बोले कि ना जरा सा बच्चा है, जच्चा है ये, इसे छोड़ो। हाँ, उनका अपने आदमियों को लाओ। तो मैंने कहा हाँ, आदमी ना थी उस वक्त घर में? जी, मैं डर के मारे अंदर बढ़ रहे थे हम। जब वो गली में आया था हमने किवाड़ बंद कर लिए थे सब, हम दो ही थे। जब पथराव हो रहा था हमें नहीं पता किसने करा, हम तो अपने गेट बंद करके अंदर ही बैठे थे। हमारे तो बच्चे छोटे छोटे। कितने लोग थे घर में? कई एक थे, हम तो दो ही थे नंद भावजे। हम तो अपने अंदर, हमें तो डर लग रहा था, हम दो ही थे घर के अंदर। हमने तो अपने यहाँ के भी किवाड़, यहाँ के भी, ये वाले भी, हम यहाँ पे भी किवाड़ लगा ली खुंदी हमने। उन्होंने धक्का मारे, तोड़े किवाड़, है ना, तो हमारे घर में बढ़ गई। हमारे यहाँ पे भी ये भी तोड़ा और ये भी तोड़ी, नल भी तोड़ा और ये भी धक्का मारा, आना खोलो, लाओ आदमी को गाली, मतलब गाली देके। क्या कह रहे थे? मैं वहां तक पहुंची, मेरे लोंडिया को मत लेकर जाओ, मेरे नंद को मत लेकर जाओ, तो मुझसे ये कहा अंदर चलिए, डंडा खा के मतलब गाली दे गए। हाँ। फिर उसके बाद आपकी नंद को जो है वो ले गए, न छोड़े। क्या कहा? क्यों ले जाते वक्त क्यों कुछ बताया होगा ना कि क्यों हम लेकर के जा रहे हैं, क्यों हिरासत में ले? हम तो दो ही, हमने कहा कि पत्थर मार रहे थे? नहीं, हमने वो कह रहा पत्थर मंगे, नहीं हमने न मारे भैया पत्थर, हम तो अपने अंदर ही बैठे, दो जना हमके मारेंगे, हमारे बच्चे। उधर संभल के शहीद नईम की मां का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि उनका नौजवान बेटा दुकान से सामान लेने गया था, जिसे पुलिस ने कत्ल कर दिया। मेरे बच्चे को बुलवा दो, मैं कुछ ना कर रही हूँ। मेरा बच्चा दुकान बंद करके अपनी सौदा लेने गया था, दुकान खोल के, और मैदा वैदा लेने गाड़ी लेके मेरा बच्चे को वहीं घेर लिया, वहीं बंदूक से मार दिया पुलिसों ने। पुलिस ने मार दिया, लौट के भी आ रहा था। इतना सारा मासूम है मेरा, ये इतना सारा मासूम, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 बच्चे छोड़ के मेरा शेर, बस मेरा बच्चा दिलवा दो भैया, ले गए वो मेरे बच्चे को। ठीक ऐसे ही आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट से भी साबित होता है कि संभल की पुलिस गुंडागर्दी कर रही है और मुसलमानों को एक तरफा प्रताड़ित कर रही है। घर में घुसकर सारे सामानों को तोड़कर महिलाओं तक को गिरफ्तार किया गया है। घर के अंदर ये टीवी पूरी तरीके से टूटा पड़ा है, ये सेंटर टेबल था पूरी तरीके से टूटा है, फ्रिज टूटा हुआ है। तो आपके हिसाब से ये पुलिस ने तोड़ा? हाँ, वो तो पुलिस ने, हमारी बीवी ने जब बात हो रही है, मतलब मोहल्ले वालों से सबसे। अच्छा, ये अंदर इतनी तोड़फोड़ कैसे हुई? ये सब पुलिस ने की है सब। तो अंदर कमरे के अंदर, अच्छा, और भी या यहीं इसी कमरे में? ना, और कमरों में भी, ऊपर भी, सब जगह हुई है। हाँ, तो आप ये देखिए, ये जबरदस्त अंदर पूरा फ्रिज की अगर हम बात करें, एसी की बात करें, टीवी की बात करें, सेंटर टेबल की बात करें, तो सब कुछ। तो बच्चा कितना बड़ा आपका? आगे आइए आप, और आगे आके इस कमरे की तस्वीर आप दिखाइए। ये पूरी तस्वीर है कमरे की। तो यहाँ पे कॉपी किताब ये सब क्या बना हुआ है? ये बच्चे तो इसमें पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई का एक कमरा है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई का कमरा, हाँ, कॉपी किताब सभी, पेंसिल और ये सब। शुभान जी, 1 मिनट यहीं रुकते हैं। अच्छा, ये पूरा टूटा हुआ है। हाँ। शुभान जी, पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी हुई। मैं तो कहता हूँ जांच कराइए, बिल्कुल जांच कराइए। मैं सहयोग सीधे शुभान जी का कहना है कि ये सहयोग करने के लिए तैयार है। सीसीटीवी डीवीआर ले गए, और आपके पास वो भी बना हुई होगी उस जगह, मतलब जब पुलिस आई होगी वो भी वहां से बनाते हुए लाए होंगे वो। हाँ। हमारी छत पे अगर कुछ हुआ हो तो बिल्कुल तो कार्रवाई। तस्वीरें बिल्कुल साफ, यूपी पुलिस, संभल पुलिस साफ झूठ बोल रही है। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए चौथे शहीद कैफ के मामू ने बड़ी बात कही। दुनिया को और खास करके मुसलमानों को ये सुनना चाहिए और अब एक हो जाना चाहिए। यहाँ हलचल सी हुई, थोड़ी पुलिस आई और उन्होंने आन के हमारे किवाड़ विवाड़ तोड़े और हमारे एक भाई के लाठी मारी। यहाँ पे भांजे को घर में से पीटते हुए निकाल के लेके गए। हमारी बहन रास्ते में चीखती चिल्लाती रह गई कि भैया मेरा बच्चा बेकसूर है। तो पुलिस ने सामने से गोली मारी है। ये बच्चा प्लास्टिक बेचता था बाजारों में और ये चल फिर के अपने दुकानदार मजदूर आदमी है साहब, और इन लोगों ने हमारे बच्चों को हत्या कर दी। मुसलमान है, ये कसूर है हमारा, इंसान नहीं है हम, मुसलमान। जिस तरह से ये तमाम चीजें देखिए, सबूत है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ये रिपोर्ट जा चुकी हैं। अब जिस तरह से एसपी साहब बैठकर भौएं चढ़ाकर
रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, साफ ऐसा लग रहा है कि आदेश बहुत ऊपर से आया था। एक कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं, अपने आप को सही बता रहे हैं। इस सवाल का जवाब एसपी नहीं दे पा रहे हैं कि जब एक बार सर्वे हो गया था तो दूसरी बार सर्वे की क्या जरूरत थी। इस एसपी के मुंह से यह जवाब सुनने को नहीं मिलेगा कि जब दौरा हो गया, सर्वे हो गया, तो वो भाजपा का जिसने जो विष्णु जैन नाम का मेन वही है सारा कांडी, जिसका काम यही है। पेशे तो वकील हैं वो, लेकिन काम उसका यही है कि पूरे देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना है। इस वकील को कोई जानता नहीं था, लेकिन फेमस होने के लिए सबसे आसान काम यह है जो इसने अपनाया है। अब दोस्तों, एसपी के मुंह से यह जवाब नहीं मिल रहा है कि जब वो सर्वे करने के लिए गया तो पुलिस के साथ ये हिंदू भीड़ क्यों गई। ऊपर से नारेबाजी और भड़काऊ नारेबाजी करते हुए ये मस्जिद में गए और फिर सर्वे करके मस्जिद से बाहर नारेबाजी करते हुए कैसे आए, यह अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन संभल पुलिस और एसपी साहब सीना ताने, क्योंकि उनको पता है कि इस नरसंहार के लिए उनको इनाम मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है बड़ी कुर्सी संसद में मिल जाए, या किसी इलाके का उन्हें एमएलए बना दिया जाए, या बीजेपी की टिकट मिल जाए, क्योंकि बीजेपी यही करती आई है। एसपी साहब कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं जिससे आप सेटिस्फाई हो सकें, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑफिशियल बयान है तो हम मजबूर हैं कि आपको उनका ये बयान सुनाएं। प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था, उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है और सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है। और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहां पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा आया वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ। और इसके अलावा सोशल एलिमेंट्स थी जिन्होंने फायर किया, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई है, 3 की डेथ हुई है, 2 की कहते हैं फायरिंग की वजह से। ओनली पोस्टमार्टम कैन टेल यू कि व्हाट इज द सिचुएशन, बट ऑब्वियसली हु इन हिज राइट सेंस विल फायर अपॉन ए पुलिस ऑफिसर टू whom they go for justice every day। सर कितनी कोई व्यक्ति अगर सामने उसको दिख रहा है कि भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स पुलिसमैन खड़े हैं, वहां 200 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद अगर उन लोगों में ऑडेसिटी है पत्थर फायर करने की, देन दे हैड डिसाइडेड कि वी विल बाय हुक और क्रुक विल गो एंड टेक ओवर दी जामा मस्जिद। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है? हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। संभल पुलिस खुला झूठ बोल रही है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो ये इनके खालू हैं, या संभल पुलिस एक्सेप्ट कर ले कि पुलिस की वर्दी के अंदर आरएसएस या भाजपा के लोग थे। ये कौन है? अब दूसरा सवाल यह है, और दूसरा सबसे बड़ा झूठ यह बोल रही है संभल पुलिस कि हमने पथराव नहीं किया। पुलिस ने पथराव नहीं किया है, पलटकर कुछ किया ही नहीं है पुलिस ने, सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अब जो मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, वो पुलिस नहीं है, वो खाकी वर्दी में गुंडे थे, आतंकी थे, और वो खाकी वर्दी के अंदर आरएसएस या भाजपा के लोग थे या दंगाई थे, क्योंकि संभल पुलिस यह ही नहीं, क्योंकि संभल पुलिस कह रही है कि हमने पथराव नहीं किया।
तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं कि निशाना सिर्फ मुसलमान है। विपक्ष के लोग सिर्फ हमारी लाश पर बयानबाजी ही कर सकते हैं, वरना बताइए कि कौन सा बड़ा नेता संभल पहुंच गया। माना पुलिस उसे रोकेगी, लेकिन सब इकट्ठा होकर एक साथ संभल क्यों नहीं पहुंचे अभी तक, सवाल ये है। वहीं सोशल मीडिया पर सड़ा हुआ समाज, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन संभल पुलिस, यूपी पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करेगी। ये भड़काऊ बयान नहीं है, लेकिन हम सच्चाई के साथ जो सबूत मौजूद हैं वो आपको दिखाएं और बताएं तो हम भड़काने वाले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीर देखिए, इस तरह के ट्वीट करने वाले भड़काऊ काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों की मौत का जश्न मनाने वाले, खुशियां मनाने वाले भड़काऊ काम नहीं कर रहे हैं। द जयपुर डायलॉग नाम का ये एंटी मुस्लिम, एंटी इंडिया आतंकी पेज है जो सिर्फ मोदी समर्थक है। ये जो मस्जिद थी संभल की, जो मस्जिद है और आगे रहेगी, उस मस्जिद की तस्वीर को शेयर करता हुआ यह आतंकी लिखता है कि जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। दोस्तों, यहां पर मुसलमानों की सबसे बड़ी बेवकूफी है। सबसे बड़ी बेवकूफी ये कि अगर ये हमारी किसी भी मस्जिद को उठकर कह देते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो फिर मंदिर के नीचे मस्जिद क्यों तलाश नहीं की जाती? एक बड़ी कमेटी बनानी चाहिए और हमारे इतिहास में जिन मस्जिदों को तोड़कर वहां पर या तो मकान बना दिया गया, सरकारी बिल्डिंग बना दी गई या फिर मंदिर बना दिया गया, तो उसकी भी खुदाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो वही संविधान तो हमारा है मुसलमानों के लिए। हालांकि योगी जी का कानून, मोदी का कानून अलग है, लेकिन असलियत में तो कानून सबके लिए बराबर है। टिट फॉर टैट जब तक नहीं करेंगे मुसलमान, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। दोस्तों, लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जरा हिंदूवादियों को देख लीजिए, ये देखिए, शहीद की तस्वीर को शेयर करता हुआ ये आतंकी दिल शेयर कर रहा है, दिल लगा रहा है। आप देख रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पर इसीलिए इस चीज को रख रहा हूं। अमित एस चंदिलिया शहीद की, ये भारत के बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग है। ये अक्सर हर पांचवें हिंदू की सोच है आज, और इस सोच की देन सिर्फ और सिर्फ मोदी, योगी, अमित शाह और ये पूरी भाजपा और आरएसएस है। यही 2014 से इन्होंने अब तक किया है। कुछ साल पहले तक सिर्फ जाहिल, गवार, अंधभक्त थे और ऐसे काम करते थे। आज कंपनी के मालिक, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, सरकारी नौकरी करने वाले, बड़े अमीर लोग, हर फील्ड में ऐसे हिंदू मौजूद हैं जो मुसलमानों की लाश को देखकर लाश की फोटो शेयर करते हैं और दिल लगाकर शेयर करके मजा ही आ गया। जब हम जैसे लोगों ने रीट्वीट किया, कईयों ने सवाल किया, तो क्योंकि सावरकर की नस्ल इनकी है तो तुरंत इसने ट्वीट डिलीट कर दिया। ऐसे हजारों लोग हैं। कल भी दिखाया था, आज मैं भी कई दिखा दिए हैं आपको कि संभल के नरसंहार पर, मुसलमानों के कत्लेआम पर और उन पर हो रहे जुल्म पर सड़ा हुआ समाज खुश है। इसका मतलब इसी समाज को खुश करने के लिए संभल का दंगा करवाया गया है। बड़ी बात एक और, अदानी जो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नंगा हुआ, उस खबर को दबाने के लिए कहीं से अदानी के दोस्त ने यह हरकत करी है, आदेश दिया है कि कुछ ऐसा करो कि अदानी की खबर मीडिया से गायब हो जाए। और हुआ वही। अदानी नाम बड़ा है तो शहादत ज्यादा लगेगी अदानी की खबर दबाने में। सिर्फ यहां 5 शहीदों के मारे जाने की बात नहीं है, सैकड़ों गिरफ्तारियां मुसलमानों की और साथ ही संभल पुलिस ने मुसलमानों के घरों में घुसकर तबाही मचाई है। जैसे दंगाई दंगा मचाते हैं, लुटेरे लूटते हैं, वैसे ही काम किया गया है। आज तक की ही डिजिटल मीडिया रिपोर्ट है जिसमें गुलिस्ता की शादी है कल, यानी आज गुलिस्ता की शादी है और पुलिस उसके भाई को गिरफ्तार करके ले गई है। और जब घर में घुसी है तो गुलिस्ता का जो दहेज का सामान इकट्ठा था
पुलिस ने वो सामान तोड़ दिया। दिल्ली से जो शादी में शरीक होने के लिए मेहमान गए थे, उस मेहमानों में एक महिला के पति को भी पुलिस उठाकर ले गई। यानी संभल की पुलिस ने रैंडमली किसी भी घर में छापा मारा और जेल को भरना शुरू कर दिया। अब ये पूरे देश भर के मुसलमान देख रहे हैं, खामोश हैं, और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो कहा जा रहा है कि ये भड़काने वाला काम कर रहा है, जबकि संभल पुलिस खुल्लम खुल्ला क्या कर रही है सुन लीजिए। और ये रिपोर्ट आज तक पर मौजूद है। क्या नाम है आपका और आप लोग जो क्यों यहाँ थाने आए? नाम है गुलिस्ता और अपने भाई के लिए आए हैं। क्या हुआ है? घर में घुस गए वो, हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने मारा पीट करी, वो हमारे घर में घुस गए, हमारे भाई को उठा के लगा। हमारे भाई तो चाय पी रहे थे घर में, तोड़ फोड़ मचाई, सारा सामान तोड़ दिया। आप लोग ये पकड़े हुए हैं, कार्ड का क्या है? ये शादी है, कार्ड है। किसकी शादी है? इसकी भी है। आज मेरे भाई की शादी है, कल मेरी थी, कल को मेरी। तो ये जिस भाई की शादी है वो कौन सा भाई है जिसको पकड़ा गया? नहीं, वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं भाई तो हमारे। तो पुलिस क्या बात कह करके जो उनको ले गई है? पुलिस कह रही है कि आधे एक घंटे बाद आना। अरे आना, वजह लेके आए हैं। आप लोग कल रात भी आए थे थाने? हाँ, रात भी आए थे। मुझे पता नहीं, आए थे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या आश्वासन मिला? ये चाहते कि हमारे भाई आ जाए बस हमारे पास। क्या कहा? उनके यहाँ साफ सो रहा है, अभी आधे घंटे बाद आना। क्या हुआ तो क्या वजह है जो आप लोग यहाँ पर आए? क्या वजह है कि बस यही वजह है कि हमारे शोहर को छोड़ दें। हमें तो ये वजह, हम तो दिल्ली से आए हुए, हमें क्या पता थी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। हम तो शादी की वजह से आए हुए थे, और शादी कल मंडा था, आज बारात है, कल भी बारात है, 2 शादी यहाँ हमारे घर में। तो बताओ क्या करें हम? पुलिस जो है किस मामले में उठा कर? बस यही कि पथराव करा है इस मामले में, लेकिन उनका तो कोई हाथ भी नहीं है। 3 लड़के घुसे थे घर में, वो छत पे को भाग गए, हमने तो उनको देखा भी नहीं। तो दहेज निकालने में लगे, बस सारा दहेज तोड़ फोड़ कर आया, सारा तोड़िया है, सब तोड़िया, गाड़ी तोड़िया है, फ्रिज व्रिज सब, कुर्सी सब दुनिया की चीज तोड़ कर आए सारी, सब तोड़। घर में मुझे मारा भी बहुत है, मुझे 3-4 चाटे मेरे मारे, मैं चक्कर खा के गिर गई पलंग पे। अल्लाहु अकबर। उधर हालात ये हैं, जियाउर रहमान जो सपा के सांसद हैं वो उस जगह थे भी नहीं, लेकिन उन पर एफआईआर कर दिया है। ये किस तरह से खेला जा रहा है, पुलिस किस तरह से सरकार के इशारे पर काम करते हुए विपक्षी नेताओं पर एफआईआर कर रही है, आप समझ सकते हैं। जियाउर रहमान फिर भी नहीं डरे और उन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर कई खुलासे किए हैं। पूरी घटना हुई, घटना को आप कैसे देखते हैं? ये घटना मानवता को झंझोड़ने वाली, कानून और संविधान की धज्जी उड़ाने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन इसके पीछे है। पूरी घटना को अंजाम पुलिस प्रशासन ने दिया है और झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर करके, इसलिए क्योंकि वो अपनी ऊपर जो घटना है उसका कलंक धोने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, और जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता, उस चीज़ को वो दबाने के लिए, समाज को दबाने के लिए किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाना चाहते थे, बोलने का मौका नहीं मिल पाया। स्पीकर साहब से भी मिल करके हमने इस मांग को उठाया है कि, और मैं आगे की कोर्ट भी जाऊंगा कि जो अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस घटना में शामिल है, चाहे वो सीओ संभल हो, एसपी संभल हो, ये जितने भी प्रशासन के अधिकारी हो, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो आज देश के रक्षक अगर भक्षक बन जाएंगे तो कौन संभालेगा इस देश के कानून को? आपके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया, उस मामले में क्या बताया गया, कोई जानकारी आपके पास? जिस घटना ये मेरे खिलाफ दर्ज की, उस दिन मैं संभल तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नहीं, मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक अटेंड करने के लिए गया था। और मैं पूछना चाहता हूँ, पहला सर्वे 19 तारीख में हुआ, मैं खुद जामा मस्जिद में मैंने खड़े होकर के सर्वे कराया, क्यों नहीं घटना घटी? और दूसरा, जुमे के दिन 22 तारीख में नमाज के दिन हमारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। हमने नमाज फिर भी हमने बहुत सुकून के साथ में नमाज के लिए लोगों को समझा बुझा कर नमाज पढ़ाई, क्यों कोई घटना नहीं हुई? अगर मैं गारंटी से कह रहा हूँ कल होता तो ये घटना तब भी नहीं होती, क्योंकि पुलिस प्रशासन की योजना थी, मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के पुलिस प्रशासन इस घटना को अंजाम देना चाहती थी, और मेरे नहीं होने का संबंध में उसने इसका फायदा उठाया और इस घटना को अंजाम दिया। आखिरी सवाल। ठीक इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी आवाज उठाई है और क्लियर कट कहा है कि यह पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। यानी हर पार्टी ये क्लियर कह रही है कि मुसलमानों का नरसंहार किया गया है और जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। यूपी को बर्बाद करना उनका संकल्प हो गया है, उनका लक्ष्य हो गया है। कभी मुजफ्फरनगर के दंगे, कभी अलीगढ़ के दंगे, कभी बहराइच के दंगे और अभी संभल के दंगे। बीजेपी आपको ना तो रोजगार दे सकती है, ना महंगाई से राहत, और ना ही
आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बना सकती है। वो सिर्फ दंगे दे सकती है, झगड़े दे सकती है, फसाद दे सकती है। यही काम पूरे देश में कर रहे हैं और यूपी को खास तौर से दंगे फसाद का अड्डा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। संभल में जो कुछ हुआ ये गहरी साजिश का हिस्सा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से बातों को सुनिएगा। अचानक 19 तारीख को दिल्ली से 2 वकील जाते हैं संभल में, जिला की अदालत में वहां पर याचिका दाखिल करते हैं। उस याचिका में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पार्टी बनाया जाता है, कल्चरल मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया जाता है, एएसआई के 2 अलग अलग विभागों को, अधिकारियों को पार्टी बनाया जाता है, डीएम को पार्टी बनाया जाता है, मस्जिद की कमेटी को पार्टी बनाया जाता है। ध्यान से सुने हुए 4 बजे ऑर्डर कर दिया जाता है कि सर्वे किया जाए, उस जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए। 4 बजे ऑर्डर होता है, ध्यान से सुनिएगा। 10 से लेके 5 तक कानून के मुताबिक कोई सर्वे हो सकता है, उसके ना पहले ना उसके बाद। डीएम साहब होम मिनिस्ट्री के लिए, कल्चरल मिनिस्ट्री के लिए, एएसआई के लिए एक वकील भी नियुक्त कर देते हैं। जामा मस्जिद की कमेटी को नोटिस भी दे देते हैं। 19 तारीख को 6:30 बजे पहुंच के सर्वे किया जाता है। 2, 2.5 घंटे 3 घंटे तक सर्वे होता है। डीएम साहब और प्रशासन के अधिकारी बाहर आते हैं, कहते हैं हमारा काम पूरा हो गया, काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद वहां से वो लोग चले जाते हैं। ना कोई दंगा होता है, ना कोई फसाद होता है, ना कोई झगड़ा होता है। भाजपाई बौखला जाते हैं। मोदी जी को लगता है, अमित शाह को लगता है, योगी जी को लगता है, बीजेपी वालों को लगता है अरे हम तो अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हुए, दंगा तो हुआ नहीं, फसाद तो हुआ नहीं, यूपी तो बर्बाद हुआ नहीं, कुछ आगजनी तो हुई नहीं, बहराइच में हमने कोशिश की वो फेल हो गए, संभल में भी फेल हो गए। तो इन्होंने एक नया नाटक किया। 19 को सर्वे कहा पूरा हो गया, 24 तारीख को सुबह फिर से 6:30 बजे, 10 से 5 नहीं, 6:30 बजे सुबह नारे लगाते हुए सर्वे कराने के लिए प्रशासन पहुंचता है और उसके बाद वहां माहौल बिगड़ता है। जब मस्जिद के हौद से पानी निकाला जाता है, माहौल बिगड़ता है, पुलिस वहां पे लाठियां चलाती है, गोली चलाती है, पथराव भी होता है दोनों तरफ से और 5 लोगों की जान चली जाती है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी जिगरा दिखाया है और क्लियर कहा है कि यूपी में मुसलमानों को मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, भाइयों को मारा जा रहा है और बीजेपी ने यूपी पुलिस का गुंडाकरण कर दिया है। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनलाइज बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन आईपीएस अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पे अगर लोग इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर इसी तरह से सुप्रिया, कांग्रेस की जो सीनियर प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बहुत खुलासे किए हैं, क्लियर कट बता दिया है कि ये बीजेपी ने किया है। बीजेपी पूरे ही देश को मणिपुर बना रही है। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे,
जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करती हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय। हजरत मोहतरम, अब यहां पर रोककर इस चेहरे को दिखाना चाहूंगा। इस चेहरे को पूरी दुनिया दिमाग में बसा ले, आंखों में बसा ले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का यह सरकारी वकील, मामले में याचिकाकर्ता, सर्वे की रिपोर्ट बनाने का जिम्मेदार, उपद्रवी भीड़ को लीड करने वाला यही शख्स था। यह सब एक ही आदमी है। ये तमाम उत्तर प्रदेश की सरकारी वकील, मामले के याचिकाकर्ता भी यही, सर्वे की रिपोर्ट बनाने का जिम्मेदार भी यही, उपद्रवी भीड़ को लीड करने वाला भी यही। ये एक ही आदमी है, विष्णु जैन, जो कि कथित जैन धर्म से ताल्लुक रखता है। उत्तर प्रदेश का सरकारी वकील खुद इंडिविजुअल पेटिशनर बनकर याचिका अपने ही दम पर लगाता है और जिला जज बिना सुनवाई के सर्वे का आदेश दे देते हैं और सर्वे की जिम्मेदारी भी इसी वकील को देते हैं। क्यों? और सुनिए, इसके बाद वकील फिर अकेले नहीं जाता है सर्वे के लिए। वकील अकेले नहीं बल्कि पूरी भीड़ लेकर जाता है, उपद्रवी भीड़ लेकर जाता है, जो सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। वीडियो पेश कर रहा हूं जो कि यूपी तक यानी आज तक के डिजिटल मीडिया रिपोर्ट में मौजूद है। आज तक ने न जाने कैसे कुछ सच दिखाया है। ये वही वीडियो है आज तक के एंकर का, जो वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। बयान सुनिए। हिंदी समुदाय के लोग हैं, हिंदी पक्ष के लोग हैं, जो कि यहाँ पर इस वक्त कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से जो हालात हैं इस वक्त संभल में, वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, जमीनी हकीकत यह है, एसडीएम, एसपी जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने ही ये पूरा दंगा करवाया है। संभल की मस्जिद के सदर और इस मामले में जो मस्जिद की तरफ से वकील हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बोली। उन्होंने गवाही दी कि मैंने एसडीएम को, एसएचओ को और अधिकारियों को गोली मारने का आदेश लेने के लिए बात करते हुए सुना। यहां पर रोक के बता दूं कि दंगा भड़का भी इसलिए, मुसलमान भड़के इसलिए क्योंकि पहले एक सर्वे हो चुका था, इनको कुछ नहीं मिला। दूसरी बार ये दोबारा सर्वे करने के लिए आए और इस बार नारेबाजी करते हुए आए। मुसलमान खामोश रहा। लेकिन जब मस्जिद के अंदर के हौज को खाली यानी इसका पानी बहाकर खाली करने का आदेश जांचकर्ताओं ने दिया, तो मस्जिद के अंदर मुसलमान तो जा नहीं सकता था। अब आसपास जो मुसलमान खड़े हुए थे, जिनकी नजर मस्जिद के गेट पर थी कि अंदर क्या हो रहा होगा, जब उन्होंने अचानक से पानी बाहर आते हुए देखा तो उनको लगा कि मस्जिद के अंदर खुदाई करना शुरू कर चुके हैं ये। इस पर मुसलमान लोग भड़क गए और अफवाह फैलाई नहीं अंदर से, क्योंकि पक्की खबर नहीं आ रही थी, तो अफवाह फैली ऐसे, लोगों को गलतफहमी हो गई कि अंदर खुदाई हो रही है। इसके बाद वकील कहते हैं कि मैंने जब पुलिस की बातें सुनी कि गोली मारने का आदेश ये लेने की बात कर रहे हैं, तो मैंने जनता को जाने को कहा। बाकी देखिए, मैं आगे नहीं बोलूंगा, ये पूरा बयान जुमला ब जुमला सुनिए। ये कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की,
बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। फैलाई जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। इस बयान के बाद इनको गिरफ्तार भी किया गया था और गिरफ्तारी के बाद कई घंटे के बाद इनको छोड़ा गया। रोल के बारे में देना चाहिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले? हाँ, हुई थी। तो क्या कहना चाहते थे सर? कुछ कहेंगे? मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, पूछताछ के लिए आपको बुलाया पुलिस? हाँ। वगैरह ही सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया? पूछताछ करने के लिए बुलाया। हाँ। कि ये पीसी जो दी है हमने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पुलिस बताएं। कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं, देखिए वो तो बात की बातें हैं, पुलिस तो यही कहे कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब आपने एसडीएम संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है? नहीं, अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी? ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, और बाद में बात करेंगे। अभी कोई बात नहीं, ऐसी एक आध घंटे। बताइए सब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? दूध की तरह बिल्कुल साफ है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से किया गया। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने भी मीडिया को कहा कि अजी सीधा सीधा गोली मारी गई है, और जो शहीद 17 और 18 साल के 2 लड़के हुए हैं, बताया गया है कि एक के माथे पर गोली लगी है, ऐसा बताया गया है, और एक के तो सीने पे गोली लगने की खबर कंफर्म है। देखिए, सुनिए इमरान मसूद। ये बहुत दुखद है, 4 लोगों की मेरे पास जानकारी है मौत हो चुकी है, और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की? वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा, तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। जी, दंगाई तो है, और क्या है? 1 मिनट में आदेश होता है कोर्ट से, 2 घंटे के अंदर सर्वेयर टीम पहुंच जाती है, फिर उसके बाद जब झगड़ा नहीं होता तो नेक्स्ट दोबारा फिर तैयारी की जाती है। इस बार अपने साथ लोगों को लेके जाया जाता है। सर्वे टीम के साथ लोगों को जाने का क्या मतलब है? क्यों गए लोग सर्वे टीम के साथ? सारे वीडियो मौजूद है कि नारेबाजी हो रही है और गाली गलौच हो रही है। आप नफरत को कहां ले जाना चाहते हो? क्यों नफरत की आग फैलाना चाहते हो? इस नफरत के अंदर हम लोग झुलस जाएंगे। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। ये असदुद्दीन ओवैसी वो व्यक्ति है जो हर मामले पर मुसलमानों के लिए खुला बोलता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्हें कह दे कि दोगला है और बीजेपी पार्टी का ये दूसरा साइड है, तो देखिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हालात आप हिंदुस्तान के देख रहे हैं, सुनिए इनका बयान। कि सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बग़ैर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ,
जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें करें, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज। कमाल ये है अब कि झोपड़ी वालों को चाइना के द्वारा हमारी मानसरोवर पवित्र जमीन के कब्जाए जाने पर और ऐसी बहुत सारी जमीनों को कब्जा जो लिया है चाइना ने, उस जमीन पर इन झोपड़ी वालों को मंदिर नजर नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? जो ये झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, हाँ, तो ये जो नफरती भीड़ है इनको वहां बॉर्डर के इलाकों पर, चाइना की सरजमीन पर, या चाइना ने जिन इलाकों में हमारे कब्जा किया हुआ है वहां पर मंदिर नजर आएगा तो 500 साल पुरानी मस्जिद के नीचे। आप अगर हिंदुओं को देखेंगे और हिंदू संगठनों को, वो गुरुकुल के नाम पर अपने बच्चे को 6ठी 7वीं क्लास से अब तलवारबाजी और ये लठबाजी, बंदूक चलाना, निशानेबाजी, ये सब सिखा रहे हैं। ये किस चीज की तैयारी हो रही है अभी भी मुसलमानों को समझने की जरूरत है क्या? आपको कॉपी पेन लिखकर पढ़ाएं क्या? देखिए, जो वो कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं। संविधान दोनों के लिए बराबर है। आप सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहिए। वो बात अलग है कि बंदूक से सीधा आप सीने में गोली मारी जा रही है। देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। डिवाइड एंड रूल वाला खेल शुरू हो चुका है और ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। मणिपुर पर तो मोदी अब तक न बोल पाए, संभल पर क्या ही उम्मीद करेंगे हम उनसे। ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ गिने चुने मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, बाकी दूसरे मुसलमानों के लिए नहीं है। वो प्रधानमंत्री मुसलमानों के नहीं है। ऐसा मोदी जी के रिएक्शन से और उनकी खामोशी से नजर आ रहा है। और बाकी बीजेपी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तमाम विपक्ष के नेताओं को खुला खुला सुन चुके हैं। मैं सिर्फ संभल के मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहूंगा कि मौका मत दीजिए। ये तब हो गया जब मौका नहीं दिया, और उनको मौका दिया तो उनकी भीड़, जो आम भीड़ है, वो भी हथियारों से लैस है। घरों के अंदर कौन से क्या हथियार उनके यहां हो हमें नहीं पता, लेकिन हम सोशल मीडिया के जरिए देख चुके हैं कि त्रिशूल, भाले और न जाने कितने खतरनाक तरह के हथियार ये ऑनलाइन तक बेच रहे हैं। इन रिपोर्ट्स को मैं खुद कवर कर चुका हूं। हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। सबसे पहले मुसलमानों को काम यह करना है, सबसे पहले नमाज कायम करनी है। मस्जिदों को वीरान नहीं छोड़ना है। दूसरा काम यह करना है कि आपस में ये जो हूतियापंथी हम करते हैं, लड़ना भिड़ना, शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, जिन मुल्लों का काम ही यही है, क्योंकि उनको मिंबर सिर्फ तिजारत के लिए नजर आता है। बिजनेस उनका, रोटी तो तभी चलेगी ना जब वो नफरत फैलाएंगे। उनका भी यही सिस्टम है, फूट डालो राज करो। कुछ उलमा ऐसे हैं, कुछ सब नहीं, कुछ एक हो जाओ। जब तक हम एक नहीं होंगे, अब सोचिए, संभल के मुसलमान शहीद हुए तो दिल्ली के मुसलमान खामोश, संभल के मुसलमान शहीद हुए तो बंबई के मुसलमान खामोश, दिल्ली में जब मुसलमान मारे गए तो संभल के खामोश, वहां के मारे जाए तो यहां हम पहले ही कम हैं और फिर टुकड़ों में बटे हुए हैं। अभी चुनाव के रिजल्ट में इम्तियाज जलील हार गए। चुनाव आपने देखे होंगे, मुसलमान के विपक्ष में मुसलमान को हराने के लिए 5 मुसलमान खड़े होते हैं। अल्लाहु अकबर। ये चीज कितनी बुरी है, हम कहां जा रहे हैं, भारत के मुसलमान किस खतरनाक खाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसमें दूसरों की गलती नहीं, हमारी सबसे बड़ी गलती है।
अरे बीजेपी की बात मान लो, मोदी और माननीय योगी जी की बात मुसलमानों को माननी चाहिए। एक हैं तो सेफ, हम सब एक हैं। योगी जी के नारे को मानना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे। इसी के साथ इस रिपोर्ट का यहां खात्मा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दुआ जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी रिपोर्ट, ये विश्लेषण कैसी लगी नीचे कमेंट वो जरूर करना है आपको। साथ ही मैं फिर से कहूंगा, सब मिलकर एक हो जाएं और भारत से नफरत मिटाएं। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।